नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर्स में। आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कारक। इस पाठ में हम कारक की परिभाषा समझेंगे, कारक के भेदों को जानेंगे, उनके परसर्ग तथा विभक्ति चिन्ह को समझेंगे और किस तरह हम उनको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ के आरंभ में कुछ वाक्य दिए हैं, उन्हें पढ़ते हैं और उसमें जो रंगीन शब्द दिए हैं उन्हें ध्यान से देखते हैं। श्री राम महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के बड़े पुत्र थे। श्री राम ने लंका के राजा रावण से युद्ध किया। श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण का वध किया। श्री राम ने धनुष से अग्नि बाण छोड़ा जो रावण की नाभि में जा लगा और रावण का अंत हो गया। राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया और अयोध्या लौट आए। मैं आशा करती हूँ कि आपने इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ा होगा और रंगीन शब्दों को भी ध्यान से देखा होगा। आइए इन रंगीन शब्दों के बारे में जानते हैं। ऊपर के वाक्यों में के, ने, से, की, के लिए, में, का, को आदि रंगीन शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसा कि आपने पढ़ा और समझा, जिनके कारण वाक्य अटपटे नहीं लगते और इनका पूरा भाव समझ में आ जाता है। अब सोचिए, यदि इन रंगीन शब्दों को हटा दिया जाए और उसके बाद वाक्य पढ़ा जाए तो ये वाक्य कैसे लगेंगे? चलिए एक वाक्य पढ़कर देखते हैं। श्री राम महाराज दशरथ और रानी कौशल्या बड़े पुत्र थे। देखिए, केवल के बिना वाक्य कितना अटपटा लगा। तो इन परसर्ग चिन्हों का वाक्य में होना बहुत ही जरूरी है। अतः वाक्यों का अर्थ ठीक से समझने के लिए इनका प्रयोग करना आवश्यक है। ये सभी शब्द कारकों के चिन्ह हैं, जिन्हें कारकों की विभक्तियां या परसर्ग भी कहते हैं। तो ये जितने चिन्ह का, के, की, ने, से, ये जितने चिन्ह भी आपने पढ़े, ये सब कारक की विभक्तियां हैं या फिर आप इन्हें परसर्ग भी कह सकते हैं। इन्हीं के कारण वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनामों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से स्पष्ट होता है। अतः अर्थपूर्ण वाक्य के लिए इन चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। ये सभी चिन्ह कारक के हैं। तो हम कह सकते हैं कारक क्या है? तो कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध सीधा क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो जहां संज्ञा या फिर सर्वनाम का संबंध उसमें हो रही क्रिया से बताना हो तो हम कारक या उसके परसर्गों का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं कारक के भेद के बारे में। कारक के कुल 8 भेद हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 भेद हैं कारक के। आइए एक तालिका के माध्यम से इन भेदों के परसर्ग चिन्हों को समझते हैं और साथ ही उनको वाक्य में प्रयोग करके भी देखते हैं। चलिए देखें। कर्ता कारक का परसर्ग चिन्ह है ने। वाक्य में प्रयोग करें तो राम ने कविता लिखी, तो यहाँ ने का प्रयोग है जो कर्ता कारक का चिन्ह है। उसके बाद कर्म कारक, इसका परसर्ग चिन्ह है को। वाक्य देखें, दिनेश को खाना दो, यहाँ चिन्ह है को जो किसका है? कर्म कारक का। उसी प्रकार करण कारक का परसर्ग चिन्ह है से, के द्वारा, के साथ, जो कि साधन के बारे में बताते हैं। वाक्य देखिए, राम ने पेंसिल से चित्र बनाया। यहाँ से क्या है? करण कारक का चिन्ह।
संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए को, यानी कुछ देने के अर्थ में। वाक्य देखिए, मामा जी रोहित के लिए कमीज लाए। यहाँ के लिए चिन्ह है किसका? संप्रदान कारक का। उसके बाद है अपादान कारक, जिसका चिन्ह है से, पृथकता यानी अलगाव दर्शाने के लिए। वाक्य देखिए, अमित कमरे से बाहर निकला। यहाँ से क्या है? चिन्ह है अपादान कारक का। संबंध कारक के परसर्ग चिन्ह है का, के, की, रा, रे और री। वाक्य है, राम का भाई डॉक्टर है। यहाँ का चिन्ह है संबंध कारक का। अधिकरण कारक में तथा पर इसके परसर्ग चिन्ह है। वाक्य है, गिलास मेज पर रख दो। यहाँ पर है अधिकरण कारक का चिन्ह। उसके बाद है संबोधन कारक, जिसका चिन्ह है हे, रे या फिर अरे। वाक्य देखिए, हे सत्यनारायण अब क्या होगा? तो यहाँ हे जो है चिन्ह है संबोधन कारक का। तो यहाँ हमने जाना सभी कारकों के भेद के परसर्गों अथवा चिन्हों के बारे में। अब हम एक एक करके इन कारक को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? आइए पहले देखते हैं कर्ता कारक। उदाहरण से समझते हैं। आयुष दूध पीता है। अक्षत दौड़ रहा है। हरदीप ने फल खाए। आयु ने पुस्तक पढ़ी। इन वाक्यों में आयुष, अंशु, मोहन, नेहा द्वारा क्रिया करने वाले का बोध हो रहा है, अतः ये कर्ता कारक है। कर्ता कौन होता है? जो भी उस वाक्य में क्रिया कर रहा होता है वह होता है कर्ता। तो यहाँ आयुष, अक्षत, हरदीप और आयु कर्ता है, यानी कार्य करने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। आइए इसके बारे में कुछ विशेष बातें जानते हैं। अभी हमने उस तालिका में पढ़ा कि इसका विभक्ति चिन्ह है ने, पर आपने उन उदाहरणों में देखा, दो उदाहरण में ने चिन्ह नजर नहीं आ रहा था। तो इसका क्या कारण है? ये चिन्ह वर्तमान काल, भविष्य काल की क्रिया होने पर नहीं लगता। जब वहां वर्तमान काल या भविष्य काल हो तो वहां आपको वह चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा। और भूतकाल में भी केवल सकर्मक क्रिया होने पर ही ने का प्रयोग किया जाएगा। कर्ता कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कौन या किसने का प्रश्न लगाकर आप देख सकते हैं। यदि उत्तर मिलता है तो वह कर्ता कारक है। जैसे आयुष आम खाता है। अब हम यहाँ प्रश्न पूछें, कौन आम खाता है? तो आयुष आम खाता है। यहाँ कर्ता कारक है और कर्ता कौन है? आयुष है। बिल्कुल सही। चलिए अब इनको ने के बिना कर्ता कारक के उदाहरणों पर ध्यान देते हैं। लड़का आता है, वर्तमान काल है। लड़का चित्र बनाएगा, भविष्य काल है। लड़के ने चित्र बनाया, यहाँ भूतकाल है और बनाया क्रिया क्या है? सकर्मक है। तो इसलिए यहाँ हमने ने परसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया है। लड़के आए, यहाँ भी भूतकाल है, लेकिन क्योंकि यहाँ क्रिया अकर्मक है तो हमें ने चिन्ह का प्रयोग देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो इसी तरह वर्तमान और भविष्य काल में ने चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा और भूतकाल में भी यदि क्रिया सकर्मक है तो ही आप ने का प्रयोग देख सकते हैं। तो ये था कर्ता कारक। अब जानते हैं कर्म कारक के बारे में। उदाहरण देखिए, श्रेया फल खाती है, बच्चा दूध पीता है, अध्यापिका ने छात्रों को पढ़ाया, लड़की ने रोटी खाई। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो भी उत्तर मिले वही कर्म कारक होता है।
तो ऊपर के वाक्यों में फल, दूध, छात्रों और रोटी क्या है? कर्म कारक है। फल, दूध, छात्रों और रोटी पर क्रिया के कार्य का फल या प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए हम कर्म कारक की परिभाषा कैसे कह सकते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया की चेष्टा का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो जहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वहाँ कर्म कारक होता है। अब आपने देखा कि उस तालिका में कर्म कारक का चिन्ह था को, लेकिन कहीं कहीं यह चिन्ह नहीं लगा। जैसे श्रेया फल खाती है, अभी हमने उदाहरण में देखा, परंतु यहाँ को का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आइए इसे जानते हैं, इसका क्या कारण है। अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म के साथ को का चिन्ह नहीं लगता है। कैसे? उसने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पुस्तक एक निर्जीव चीज है, इसलिए यहाँ को का चिन्ह नहीं लगा है। मैंने निबंध लिखा। मैंने क्या लिखा? निबंध लिखा। यहाँ कर्म है निबंध, लेकिन निबंध क्योंकि निर्जीव चीज है इसलिए यहाँ पर को का चिन्ह नहीं लगा है। इन वाक्यों में पुस्तक और निबंध क्या है? अप्राणीवाचक कर्म है, इसीलिए इनके साथ वह चिन्ह नहीं लगा। अब कुछ वाक्यों में दो कर्म भी होते हैं, जैसे माँ शिशु को दूध पिलाती है। माँ शिशु को क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। यहाँ कर्म है दूध। शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया। किसको पढ़ाया? छात्रों को पढ़ाया। यहाँ भी क्या है? दो कर्म है। तो इन वाक्यों में दो दो कर्म है, शिशु को और दूध तथा छात्रों को और पाठ। यहाँ निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, दूध के साथ और पाठ के साथ वो प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु शिशु और छात्रों के साथ को का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वो निर्जीव नहीं है, वो प्राणीवाचक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसे अच्छे से समझा होगा। अगले भेद के बारे में जानते हैं, जो कि है करण कारक। उदाहरण देखिए, नाई कैंची से बाल काटता है, अध्यापक चौक से लिख रहा है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं तथा मनमोहन साइकिल से स्कूल जा रहा है। इन वाक्यों में कैंची से, चौक से, गेंद से तथा साइकिल से शब्दों द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, पूरी हो रही है, अतः ये करण कारक है। करण कारक का परसर्ग हमने क्या पढ़ा था? से। तो जहां भी क्रिया के माध्यम का पता चले कि वह क्रिया किसके माध्यम से पूरी हो रही है, तो वहां करण कारक होता है। तो इसकी परिभाषा हुई, क्रिया को संपन्न करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है वह करण कारक होता है। इसका एक उदाहरण अभी हमारे सामने है। आप वीडियो से व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ वीडियो आपकी पढ़ाई का साधन है, माध्यम है, तो यहाँ भी करण कारक का प्रयोग हुआ है। आइए अगले भेद को समझते हैं। संप्रदान कारक। उदाहरण देखिए, पापा मेरे लिए कंप्यूटर लाए, प्रणव पिताजी के लिए फल लाया, माँ ने गाय को रोटी दी, माँ बेटे को लड्डू दे रही है। इन वाक्यों में मेरे लिए, पिताजी के लिए, भिखारी के लिए तथा बेटे के लिए कर्ता कार्य कर रहा है, अतः ये संप्रदान कारक है। तो हम इसकी परिभाषा कैसे समझ सकते हैं? जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदान कारक है। यहाँ यदि आप किसी के लिए वो क्रिया कर रहे हैं तो संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए तथा को। अब संप्रदान कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ दो प्रश्न लगाकर आप पहचान सकते हैं। वो प्रश्न क्या है? किसके लिए या फिर किसको?
अब आप जब ये प्रश्न लगाकर देखेंगे और आपको जो उत्तर प्राप्त होगा वही संप्रदान कारक होगा। जैसे मोहन ने भिखारी को वस्त्र दिए। वस्त्र किसको दिए? भिखारी को। अतः भिखारी को संप्रदान कारक है। यहाँ जो को का चिन्ह प्रयोग किया गया है वह संप्रदान कारक का चिन्ह है। अब एक विशेष बात जो हमें जान लेनी चाहिए उसे समझते हैं। को विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में होता है। अभी हमने तालिका में भी पढ़ा कि कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों का परसर्ग चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, ऐसे में कर्म के साथ को का प्रयोग होता है। लेकिन संप्रदान कारक में कर्ता जिसे कुछ देता है उस शब्द के साथ को का प्रयोग होता है। यानी कर्म कारक में कर्म पर प्रभाव पड़ता है, फल पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में कर्ता किसी के लिए जब कुछ कार्य करता है या उसे कुछ देता है तो वहाँ कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। बहुत अच्छे। आइए एक उदाहरण से दोनों में अंतर समझते हैं। कर्म कारक का उदाहरण है अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, और संप्रदान कारक का उदाहरण है विवेक ने राम को पुस्तक दी। देखिए यहाँ पुस्तक देने यानी कर्ता ने कुछ देने का भाव दिखाया है जो कि हमें यहाँ नजर आ रहा है। अब आते हैं अपादान कारक पर। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। अब इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से। लेकिन इस से का अर्थात अलग होने का भाव, यानी यहाँ जो से का प्रयोग हुआ है वहाँ अलगाव दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कमला विमला से मोटी है, मैं शेर की दहाड़ से डर गया, अंशु मम्मी से बुनाई सीखती है। अब देखिए से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करण कारक में भी होता है और इन दोनों में अंतर जान लेना अति आवश्यक है। अब देखिए हमने करण कारक में पढ़ा कि वहाँ क्रिया के साधन या माध्यम का पता चलता है कि वह क्रिया किस साधन से संपन्न हो रही है। जैसे मैं चौक से लिखती हूँ तो यहाँ साधन है चौक, तो यहाँ करण कारक का प्रयोग है। परंतु इसके विपरीत अपादान कारक में जो से का प्रयोग होगा वह किसके लिए होगा? अलगाव। जैसे बच्चे के हाथ से गमला छूट गया, यहाँ हाथ से गमला का अलग होने का भाव है, तो यहाँ अपादान कारक है। दूसरा, यदि आप किसी के बीच में तुलना करते हैं तो वहां भी अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कमला विमला से मोटी है, यहाँ तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, इसलिए यहाँ भी क्या है? अपादान कारक है। तीसरा, यदि आपको भय दर्शाना हो तो वहां भी से का जो प्रयोग होगा वो अपादान कारक के परसर्ग चिन्ह का ही होगा। जैसे मैं शेर की दहाड़ से डर गया, यहाँ भय दिखाया गया है और जिस से का यहाँ प्रयोग हुआ वह किसका परसर्ग चिन्ह है? अपादान कारक का। बिल्कुल सही। तो ये था अपादान कारक। आइए इसमें भी एक उदाहरण के माध्यम से दोनों में अंतर समझते हैं। करण कारक का उदाहरण है आयुष पेन से लिखता है, उसके लिखने का साधन क्या है? पेन। वैसे ही अपादान कारक गौरव पेड़ से गिर गया, यानी वहां अलगाव की स्थिति है। गौरव पहले पेड़ पर था परंतु अब गिर गया, तो यहाँ क्या होगा? अपादान कारक। चलिए कारक के अगले भेद पर बढ़ते हैं जो कि है संबंध कारक। उदाहरण देखिए, यह रमेश का विद्यालय है, यह पुलिस की गाड़ी है, यह अंशु का घर है, यह श्रेया का चित्र है। अब इन वाक्यों में रमेश का, पुलिस की, अंशु का तथा श्रेया का किससे संबंध दिखाया जा रहा है? विद्यालय, गाड़ी, घर और चित्र से।
तो इन वाक्यों में रमेश का, पुलिस की, अंशु का और श्रेया का क्या है? संबंध कारक है। इनका चिन्ह हमने क्या पढ़ा था? का, के, की अथवा रा, रे, री। तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा जान सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध का ज्ञान होता है तो वहां संबंध कारक होता है। तो जब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य क्रिया शब्दों से स्थापित करना हो तो वहां संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग दो संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ किसका, किसकी या किसके लगाकर प्रश्न करने पर जो भी उत्तर मिले वहां संबंध कारक होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, यहाँ फिर से यह रमेश का विद्यालय है। यह किसका विद्यालय है? रमेश का विद्यालय है। बिल्कुल सही। तो यहाँ संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अधिकरण कारक। उदाहरण देखिए, बंदर टीले पर बैठा है, चूहा चूहेदानी में है, शेर जंगल में है, चिड़िया डाली पर बैठी है। अब इन वाक्यों में टीले पर, चूहेदानी में, जंगल में और डाली पर शब्दों द्वारा क्रिया के आधार का ज्ञान होता है। यानी उस क्रिया का आधार, वह क्रिया कहाँ हो रही है या कहाँ है, तो वह अधिकरण कारक को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आश्रय या आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अब इसके चिन्ह क्या है? में अथवा पर। अब आप इसमें प्रश्न पूछकर देख सकते हैं, कहाँ या किस में। देखिए, बंदर टीले पर बैठा है। बंदर कहाँ बैठा है? टीले पर बैठा है। तो यहाँ उत्तर मिला टीले पर। तो यह अधिकरण कारक का उदाहरण है। आइए आखिरी भेद की ओर चलते हैं, जो कि है संबोधन कारक। परिभाषा देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग किसी को पुकारने, सचेत करने आदि के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो यदि आपको किसी को संबोधित करना हो, पुकारना हो, सावधान करना हो, तो वहां हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। अब संबोधन का प्रयोग संज्ञा से पहले होता है तथा इसके बाद संबोधन का चिन्ह यानी विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी लगाया जाता है। उदाहरण देखिए, अरे महेश तुम कब आए? यहाँ महेश क्या है? संज्ञा है और उससे पहले संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है और संबोधन चिन्ह यानी विस्मयादि चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है। हे राम रक्षा करो, यहाँ भी हे का प्रयोग हुआ है जो कि संबोधन कारक का परसर्ग चिन्ह है। अरे बच्चों शोर मत करो, तो यहाँ भी अरे का प्रयोग किया गया है जो कि संबोधन कारक का चिन्ह है। इन वाक्यों में अरे महेश, हे राम, अरे बच्चों संबोधन के रूप में है। संबोधन कारक में सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें संज्ञा शब्दों से पूर्व यदा कदा अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। आइए संक्षेप रूप में जानते हैं कि आज हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा। चलिए दोहराइए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो वह कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। बहुत अच्छे बच्चों, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया की चेष्टा का फल पड़ता है वह कौन सा कारक है? कर्म कारक है। क्रिया को संपन्न करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है वहां कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदान कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम के वह रूप जिससे वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध का ज्ञात होता है
वह संबंध कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आश्रय या आधार का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। बहुत अच्छे। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को पुकारने, सचेत करने आदि के लिए किया जाता है वहां कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक होता है। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय खत्म हुआ। अगली कक्षा में नए अध्याय के साथ मिलेंगे। इस अध्याय में जो भाग आपको समझ ना आया हो, वीडियो दोबारा देखिए, उसे समझिए और नोट्स बनाना ना भूलिए। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।